नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आस्था महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर की जो अपनी कल की क्लास थी उसमें हम एचएसएबी सिद्धांत के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ एचएसएबी कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको याद दिलाने के लिए मैंने एक बार समराइज किया है। इसको देखो, जो आपका पहला पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया था, यौगिकों या संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या हमने कर ली थी। प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति या धातु खनिजों के प्राप्ति किस प्रकार से होती, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। जो आपका थर्ड पॉइंट था, उभयदंतुक लिगेंड में बंधन या स्थायित्व की व्याख्या भी हम कर चुके थे। इसके बाद आज आपका जो है चौथा पॉइंट है अम्लों या हैलो अम्लों के स्थायित्व की व्याख्या। तो यहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है हैलो अम्लों की सामर्थ्य की व्याख्या। हैलो अम्ल क्या होते हैं आपके HX, और HX जो होते हैं आपके मतलब आपके अम्ल कौन जो H+ दे, और हेलोजन जिनके साथ जुड़ा हुआ हो। तो X क्या है आपका हेलोजन, और हाइड्रोजन प्लस हेलोजन के द्वारा जो बनने वाला एसिड होगा वो आपका क्या कहलाएगा, हैलो अम्ल कहलाएगा। जरा हम जानते हैं यहाँ पर H आपका एक हार्ड एसिड के रूप में कार्य करता है, किसके रूप में, कठोर अम्ल के रूप में कार्य करता है। और हम जानते हैं कि विभिन्न ऋणायनों की कठोरता का जो क्रम है वो क्या होता है, वो मैं आपको टेबल में बता चुका हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हम यहाँ एस्टेटिन को इसमें ऐड नहीं करते हैं, आयोडीन तक इसको लेते हैं। तो Cl-Br- आयोडीन माइनस, तो ये इनकी कठोरता का क्रम है। यहाँ पर सबसे जो हार्ड नेचर है वो आपकी फ्लोरीन की है, और सबसे जो कम हार्ड या हम कह सकते हैं सॉफ्ट नेचर वो आयोडीन की आपकी है। इसके बाद देखो, अणुओं के स्थायित्व बंध सामर्थ्य जितना अधिक होता है, अणु वियोजित होकर H+ आयन मुक्त करने की प्रवृत्ति उतनी ही कम होती है। जैसे यहाँ हम बात करें, देखो HF की जो है सबसे कम हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति है, इससे ज़्यादा क्लोरीन की होगी, इससे ज़्यादा HBr की होगी, और इससे ज़्यादा आपकी HI की होगी। तो यहाँ हम अम्ल सामर्थ्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से HI आपका H+ के रूप में त्यागेगा। नेक्स्ट जो आपका है पांचवा एप्लीकेशन वो है उत्प्रेरक सतह का विषाक्तन होना। देखो नाम से स्पष्ट है, उत्प्रेरक सतह या कैटेलिस्ट की जो सरफेस होती है उसका विषाक्तन होना। विषाक्तन होने से मतलब है कि उसको उपयोग में नहीं होना। जब हम कैटेलिस्ट को यूज करते हैं किसी भी अभिक्रिया में, तो हम कहते हैं कि कैटेलिस्ट क्या करते हैं, केवल जो क्रियाकारक अणु हैं उनको अपनी सरफेस उपलब्ध कराते हैं, और सरफेस उपलब्ध कराकर अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यदि कैटेलिस्ट की सरफेस का ही विषाक्तन हो जाए तो फिर वो कैटेलिस्ट के रूप में कार्य कैसे करेगा। दैट मीन यूँ कह सकते हैं कि जो रिएक्टिंग साइड्स होती है कैटेलिस्ट की सरफेस पे, उनको अवरुद्ध कर दिया जाता है। अब वो अवरुद्ध कैसे होती है हम बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटेलिस्ट। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होती है इसमें उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होने वाली मृदु धातुएं, कौन सी धातुएं, सॉफ्ट मेटल्स, जैसे कि आपकी निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, अथवा इनके यौगिक मृदु अम्लों के रूप में व्यवहार करते हैं। किसके रूप में व्यवहार करते हैं, मृदु अम्लों के रूप में व्यवहार करते हैं। अतः अभिक्रिया में हम जानते हैं कि 100% प्योर तो हो नहीं सकती, उसमें अशुद्धियों के रूप में यदि कोई मृदु क्षार जैसे आपके कार्बोनिल है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरीन है, PH3 क्या है आपका, पास्पिन, इस तरह की इम्प्योरिटीज यदि आपकी अभिक्रिया सॉल्यूशन में हैं तो ये उससे क्रिया करके
ये कौन सी हैं? ये मृदु क्षार हैं, और जो आपके धातुएं हैं वो मृदु धातुएं हैं। तो ये सॉफ्ट अंतःक्रिया के द्वारा धातुओं की सतह पर एक स्थायी यौगिकों का निर्माण कर लेती है, और स्थायी यौगिकों का निर्माण जब धातु के सरफेस पे हो जाएगा तो जो मेटल है वो आपका कैटालिक, तो जो कैटालिक प्रॉपर्टी होती है वो समाप्त हो जाती है, और इन जो ये अभिक्रिया है, इस प्रकार से जो ये स्थायी यौगिक बनने की जो प्रक्रिया है, इसे ही हम उत्प्रेरकों का विषाक्तन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है अभिक्रियाओं की दिशा, नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशन है वो है अभिक्रियाओं की दिशा का निर्धारण। तो HSAB कॉन्सेप्ट के द्वारा हम जो है केमिकल रिएक्शंस की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं कि वो अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहाँ हम बात करते हैं HSAB कॉन्सेप्ट के अनुसार, यदि अभिक्रिया में बनने वाला जो उत्पाद है वो सॉफ्ट टाइप का है तो वो स्थायी उत्पाद होगा, अर्थात उनके बनने की जो अभिक्रिया होगी वो सदैव फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में होगी। और यदि अभिक्रिया उत्पाद जो है हार्ड टाइप का है तो वो बनने की अभिक्रिया भी फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में होगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम बात करें, यदि बनने वाला प्रोडक्ट सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड मिलकर जो बनने वाला प्रोडक्ट है सॉफ्ट और हार्ड बन रहा है तो वो अभिक्रिया फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में नहीं होगी। ये हमें बताया HSAB कॉन्सेप्ट के अनुसार। देखो यहाँ पर यदि सॉफ्ट टाइप की जो अभिक्रिया होगी और हार्ड टाइप की जो अभिक्रिया होगी वो सदैव अग्र दिशा में संपन्न होगी। ठीक इसके विपरीत, जैसे यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड। सीजियम फ्लोराइड की नेचर हमें पता होनी चाहिए। पता कब होगी? जब हमें वर्गीकरण आता होगा। वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, जो पियर्सन ने वर्गीकरण दिया है, क्लासिफिकेशन इनका दिया है, वो याद होना चाहिए। सीजियम की नेचर क्या है? आपकी सॉफ्ट नेचर है, और फ्लोरीन की नेचर क्या है? हार्ड नेचर है। यहाँ पर लिथियम आयोडाइड में देखिए आप, लिथियम की नेचर हार्ड है और आयोडीन के नेचर सॉफ्ट हैं। तो ये आपस में क्रिया करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो देखो हार्ड टाइप का प्रोडक्ट है और सॉफ्ट टाइप का प्रोडक्ट है। तो ये भी आपका स्टेबल प्रोडक्ट है और ये भी आपका स्टेबल प्रोडक्ट है। दैट मीन ये जो रिएक्शन है ये सदैव फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में होगी, अग्र दिशा में संपन्न होगी। इस प्रकार की जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमेशा अग्र दिशा में संपन्न होगी। ये हम HSAB कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ दूसरा एग्जांपल आप देखिए, इसमें जो है सोडियम फ्लोराइड और मर्क्यूरिक आयोडाइड की क्रिया हम करवाते हैं। अब यहाँ भी हमें वर्गीकरण याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इसमें जो आपका सोडियम है ये हार्ड नेचर का है, यहाँ पर जो आपका फ्लोरीन है ये हार्ड नेचर का है, यहाँ पर मरकरी सॉफ्ट नेचर का है और आयोडीन आपका सॉफ्ट नेचर का है। ये अभिक्रिया संपन्न तो होती, मैं ये भी नहीं कह रहा आपसे कि ये संपन्न नहीं होती, ये अभिक्रिया आपकी संपन्न तो होगी। लेकिन देखिए आप यहाँ पर ये जो एरो मैंने लगाया है, इस एरो पर आप ध्यान दीजिए। फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में ये अभिक्रिया सिर्फ होती तो है लेकिन पूरी नहीं होती। कुछ मात्रा में प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन पूरे प्रोडक्ट नहीं बनते। लेकिन इस केस में यदि आपकी यह अभिक्रिया हम रिवर्ट कराएं तो ये सदैव पूर्ण रूप से इन प्रोडक्ट को फॉर्म करेगी। तो ये भी हम HSAB कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ सकते हैं। इसके बाद जो है आपका 7वां एप्लीकेशन है वो है लवणों की विलीयता की व्याख्या। अब लवणों की विलीयता की व्याख्या से मतलब है, देखो जो आपके साल्ट हैं वो किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे अथवा नहीं होंगे। किसी सॉल्वेंट में कोई साल्ट अगर सॉल्युबल हो रहा है तो क्यों सॉल्युबल हो रहा है, उसकी क्या वजह रही है, इस बारे में हम HSAB कॉन्सेप्ट के द्वारा जान सकते हैं। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ये किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे पूछा गया होगा और यहाँ आपके BSc पार्ट 3 के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड HCl में विलयशील होता है जबकि मर्क्यूरिक सल्फाइड HCl में अविलय रहता है। दोनों एक जैसी शक्ल के एक जैसे प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, पर इनकी सॉल्युबिलिटी में अंतर क्यों है? दोनों साल्ट या दोनों एसिड जो भी हैं, आपका जो भी कंपोनेंट है
वो सोल्यूबल होता है तो क्यों होता है और नहीं होता है तो उसका क्या वजह है, ये भी हम HACB कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ सकते हैं। देखो आपका जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HCO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये किस किस से बना होता है, HGO फॉर्म विद सॉफ्ट एसिड Hg2+ एंड हार्ड बेस O2-। इसी प्रकार के यहाँ देखो आप HCl किस किस से बना हुआ है, HCl हार्ड एसिड H+ एंड सॉफ्ट बेस Cl- से बना हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो कॉम्बिनेशन ये लेस स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये कठोर मृदु मृदु कठोर कॉम्बिनेशन है और HACB कॉन्सेप्ट के अनुसार ये लेस स्टेबल है। यहां हम बात करते हैं, देखो HGO O2HCl की बात करते हैं तो Hg आपका किस नेचर का है, ये आपका सॉफ्ट नेचर का है, और ऑक्सीजन किस टाइप का है, ये हार्ड नेचर का है। यहां हम बात करते हैं H किस नेचर का है, ये हार्ड नेचर का है, प्लस जो है आपका ये आपका सॉफ्ट नेचर का है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये मृदु कठोर कठोर मृदु टाइप का कॉम्बिनेशन है। तो ये अभिक्रिया जब होगी तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, ये सॉफ्ट टाइप का प्रोडक्ट है, और यहाँ पर जो वाटर बनेगा इसमें H+ और OH- से बनेगा, तो यहाँ दोनों हार्ड टाइप के जो है आपके प्रोडक्ट बनेगा। और हम कहते हैं HACB कॉन्सेप्ट के अनुसार कि मृदु मृदु और सॉफ्ट अंतःक्रिया से बनने वाले जो उत्पाद हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। तो ये भी आपका स्टेबल प्रोडक्ट बना है और ये भी आपका स्टेबल प्रोडक्ट बना है। तो हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में संपन्न होगी। तो यहां अभिक्रिया का निर्धारण हम HACB कॉन्सेप्ट के द्वारा कर सकते हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत हम बात करें HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड में, तो यहां पर मर्क्यूरिक सल्फाइड में देखिए आप मृदु अम्ल Hg2+ वो मृदु सार S2- से मिलकर बना होता है, अतः यह पहले से ही अधिक स्थायी या लवण या यौगिक हैं। जो आपका HgS है ये SS प्रकार का है या सॉफ्ट प्रकार का, ये ऑलरेडी स्टेबल हैं। तो जो पहले से ही स्थायी प्रोडक्ट हो या स्थायी यौगिक हो वो अपने अस्थायित्व की ओर क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। इसी कारण से आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड HCl से क्रिया नहीं करता या इसमें विलय नहीं होता। नेक्स्ट आपका जो है एप्लीकेशन वो है सहजीविता सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि सहजीवन जो है इसमें देखो सदैव मृदु मृदु अंतःक्रिया के द्वारा बने कॉम्प्लेक्स ही स्थायी होते हैं और कठोर मृदु या मृदु कठोर अंतःक्रियाओं द्वारा बने कॉम्प्लेक्स कम स्थायी होते हैं। तो ये आपका मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं और ये आपका लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं, कम स्थायी। ये अधिक स्थायी आपका जो है कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है लास्ट एप्लीकेशन जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। यहां से आपसे कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिथियम आयोडाइड का जल अपघटन हो जाता है जबकि लिथियम फ्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता, गिव द रीजन। तो यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कई कंपटीशन एग्जाम मिल जाएगा। लिथियम फ्लोराइड का जो है हाइड्रोलाइसिस नहीं होता जबकि लिथियम आयोडाइड का हो जाता है। उसका कारण भी हम HACB द्वारा निकाल सकते हैं। जरा हम बात करेंगे यहाँ पर इस अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया में देखिए लिथियम क्या है आपका, इसकी नेचर क्या है, वही वर्गीकरण। वर्गीकरण जब तक आप याद नहीं करोगे HACB का तब तक आप इस यूनिट से जो है क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। इसकी नेचर आपकी होती है हार्ड, इसकी नेचर क्या होती है हार्ड, और आयोडीन की नेचर क्या होती है सॉफ्ट। और यहाँ पर वाटर में H की आप यहाँ देखिए H+ OH-, तो इसकी नेचर क्या है हार्ड, और यहाँ पर इसकी नेचर
सॉफ्ट, या हम कह सकते हैं हाइड्रोलाइसिस, इसकी नेचर से हमें कोई मतलब भी नहीं है, हम कह सकते हैं कि हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है, H और OH को जोड़ना है, तो यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, LiOH प्लस HI, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। जरा यहां हम बात करते हैं लिथियम किस कैटेगरी का है, ये हार्ड नेचर का है और ये भी हार्ड नेचर का है, तो यहाँ पर आपका जो है ये अभिक्रिया संपन्न होती है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों हार्ड नेचर के हैं, इस कारण से यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं। तो ये थे आपके HSAP कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस, जिन पे हमने विस्तृत चर्चा करी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है और इनको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेना।